स्वर्गीय रामविलास पासवान का बंगला था, करीब 30 सालों तक वो वहां रहे। उनके निधन के बाद से चिराग जी रह रहे थे उसमें, अब उसको खाली करा दिया गया है। उसका काफी हंगामा भी हुआ। पूरे मामले पर हम चिराग जी से खुद बात करेंगे। सर, आपने वहां पर पिताजी की प्रतिमा लगाई थी, आपका लगाव था उस बहुत बंगले से, आप चाहते थे कि उनको रामविलास जी के नाम पर वहां पर स्मारक बना दिया जाए, लेकिन खाली करा दिया गया। तो क्या लग रहा है कोई साजिश हुई है इसमें पूरी तरीके से? देखिए, मैं साजिश का मैं जिक्र नहीं करूंगा, बट हाँ, जो तरीका था, मैंने इस बात को कहा है कि यकीनन मेरे पिता की बहुत सी यादें उस घर के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे ही नहीं बल्कि उनके जितने भी समर्थक हैं, उनको मानने वाले जितने करोड़ों लोग देश भर के, मैं से बिहार का ही जिक्र नहीं करूंगा, उनका एक आशियाना, एक आश्रय दिल्ली में होता था 12 जनपद के नाम से, जहां पर बेझिझक वो लोग जाते थे और मेडिकल में काम हो, एम्स में काम हो, डॉक्टर को दिखाना हो, किसी और तरीके की समस्या हो, रहने की, खाने की, इन तमाम तरीके की व्यवस्था मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दशकों से वहां पे कर रखी थी। पत्रकार साथी भी, आप सबको भी मुझे लगता है कि इस बात का अनुभव रहा होगा कि जब भी आप लोग जाते थे तो वहां पर वो सुविधाएं मिलती थी। तो वो सिर्फ मेरे अकेले का घर नहीं था, बट बहरहाल मेरा पूरा परिवार, कानूनी प्रक्रिया का हम लोग पूरी तरीके से सम्मान करते हैं और मुझे रत्ती भर दिक्कत नहीं है। देखिए, जिस बात के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, उस बात पर मैं दबाव डालूं या उस चीज को मैं हथियाना चाहूं जिसके मैं काबिल नहीं हूं या जिसके मैं लायक नहीं हूं, ऐसा कार्य हम लोगों ने ना कभी किया है, ना मैं कभी करना चाहूंगा। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन चाहिए या हमेशा के लिए चाहिए। और वैसे भी देखिए, मैं बिहार की राजनीति में हूं, आने वाले दिनों में मैं पूरी तरीके से अपने आप को स्टेट पॉलिटिक्स में मैं देखता हूं। बिहारियों के लिए, बिहार के लिए कार्य करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो ऐसे में 12 जनपद हमेशा मेरे पास रहे, ये ख्वाहिश मेरी कभी नहीं थी और इसीलिए हम लोग पूरी तरीके से, जो तारीख हम लोग को दी गई थी उस तारीख से पहले ही हम लोग खाली करने को तैयार थे। बहरहाल बीच में कुछ ऐसे प्रकरण हुए जहां पे केंद्र सरकार के द्वारा ही हम लोग को न सिर्फ आश्वस्त बल्कि ये वादा किया गया कि भाई ये घर अभी आपको खाली करने की जरूरत नहीं है। और यही कारण था कि मैं और मेरा परिवार उस वक्त भी उस घर में रह रहा था जिस वक्त खाली कराने वो आए। मेरी दिक्कत बस इस तरीके से है कि भाई क्यों हम लोगों को कहा गया, जब तक हम लोगों को कहा जाता था कि भाई आपको 5 दिन के बाद आपको खाली करना है या 10 दिन के बाद आपको खाली करना है, बातचीत होती थी, बातचीत से एक रास्ता निकलता था, तो जब तक वो रास्ता निकला हम लोग रहे। पर जब मुझे लगा कि भाई 30 तारीख का अल्टीमेटम है, हम लोग तो 29 तारीख रात में ही हम लोग घर से, मैं, मेरी माता जी, मेरी नानी जो कि काफ़ी उनकी आयु हो चुकी है, 85 वर्ष से ज़्यादा है, बोल चल नहीं सकती, तो हम लोग खाली कर रहे थे। पर क्यों हम लोगों को सरकार की तरफ से ही ये कहा गया कि भाई आप अभी इसमें रह सकते हैं, इसीलिए उस रात हम लोग रुके थे। बहरहाल वहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे वो घर खाली करना था। पर जब आप खाली करने आए हैं, परिवार जब घर से बाहर जा चुका है, मैं, मेरी माता जी के साथ, आप सबके कैमरे में वो दृश्य हैं, मैंने दिन के समय ही, मुझे सही समय नहीं पता कितने बजे होंगे, बट मुझे लगता है 2-2:30 बजे जो भी समय होगा, मैंने उस वक्त तक अपने परिवार के साथ में मूव आउट कर गया था। उसके बाद फोर्स के द्वारा, इनके अधिकारियों के द्वारा, किसके कहने पर, नहीं कहने पर मुझे नहीं पता, बट जिस तरीके से मेरे पिताजी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया, मतलब लिटरली फेंका गया। मेरे घर का जो स्टाफ उस वक्त वहां पे था, उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनको जिस तरीके से घर के बाहर सड़क पर, वो वीडियो भी आप सबने देखा होगा। देखिए, तकलीफ होती है मुझे इन सारे दृश्यों को देखकर कि भाई ऐसा तो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, घर हम लोग खाली करने के लिए तैयार थे और हम लोगों ने खाली कर भी दिया था, बट उसके बाद आप इस तरीके से अपमानित करेंगे, मेरे पिताजी की तस्वीरों को फेंकेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को, मेरे माता पिताजी का जो बिस्तर है उस पर जिस तरीके से अधिकारी चढ़कर, जूते चप्पल पहनकर, तो मतलब ये एक अपमानित करने वाली बात। इस बात से मुझे ऐतराज है। आपने घर खाली कराया, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिना किसी मतलब तत्काल प्रभाव से आपने मुझे 1 घंटा 1 दिन भी देना जरूरी नहीं समझा, मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे वो घर खाली करना था, बट जब परिवार घर से निकल चुका है, कम से कम उसके बाद इतना सम्मान तो रखें कि जिस व्यक्ति को इस साल पद्म भूषण दिया गया है, उस व्यक्ति की तस्वीरों को जिस तरीके से सड़क पर फेंका जा रहा है, हमारे संविधान के रचयिता, उनकी मूर्तियों को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, मुझे बस इस तरीके से मुझे ऐतराज रहा है। क्या
आपको जब आश्वासन मिला था कि आप रह सकते हैं, लेकिन आनन फानन में जिस तरह से खाली कराया गया, तो लगता है कि जो आपके धुर विरोधी लोग हैं उनका दबाव रहा होगा? भाई मुझे नहीं पता किसका दबाव रहा नहीं रहा, और मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा 21वीं सदी का लड़का हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ, मैं मानता हूँ, और मैं खुद कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहूँगा जिसके लिए मैं कानूनी तौर पर लायक नहीं हूँ। तो इस घर के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, इसीलिए मुझे कभी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये घर हमेशा के लिए चाहिए। बट हाँ, जब तक आपने मुझे रहने की इसमें इजाज़त दी तब तक मैं उस घर में मैं रहा। जब खाली करने की बात आई, मैं एक रात पहले स्वतः सपरिवार मैं खाली करने को तैयार था, पर अगले दिन मैंने कर भी दिया था सुबह। पर जब अब घर खाली हो गया है भैया, अब घर का सामान है, 35 सालों से जो सामान है, समय लगेगा उसको निकालने में, पर उसको इस जल्दबाजी से निकालना, तस्वीरों को बाहर फेंकना, रखा जा सकता है उसको। भाई आप ट्रक्स का वेट कीजिए ना, मैं तो भिजवा ही रहा हूँ, मैं अपने पैसे से खर्चे से, आप ट्रक्स का वेट कर लीजिए, या एक जगह सामान को इकट्ठा करके बाहर भी रखना, आप एक जगह उसको थोड़ी इज्जत से रख दीजिए। भैया मेरे पिता आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, तकलीफ होती है मुझे जब उनकी तस्वीरों को इस तरीके से फेंका जाता है, मुझे नहीं, उनके करोड़ों समर्थकों को। और इसमें मैं सिर्फ दलितों की बात नहीं कर रहा, पिछड़ों की बात नहीं कर रहा, वंचित वर्ग की बात नहीं कर रहा, करोड़ों उनके समर्थक ऐसे हैं जो कि जात पात धर्म मजहब से उठकर उनके साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं, उनको तकलीफ होती है। और यकीनन एक पुत्र होने के नाते मुझे तकलीफ होती है। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा की भाई हम लोग पूजा करते हैं, उसको जिस तरीके से सड़क पर फेंका गया, और उनकी अनेकों प्रतिमाएं थी। भाई अगर मेरे लिए संभव होता, मैं उस गाड़ी में तमाम उन प्रतिमाओं को अपने साथ ले जाता, पर मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर कोने, हर घर में पिताजी की तस्वीर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर, तमाम ऐसे महापुरुषों की तस्वीर थी। तो जिस तरीके से उनके साथ उनको अपमानित किया गया, ये गलत था। सर, आप पीएम मोदी को अपना हनुमान बताते थे, अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हनुमान का ही घर खाली करा दिया गया। अभी भी हनुमान मानते हैं? देखिए, मैं उस बात पे मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इन चीज़ों का उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। भाई ये कानूनी प्रक्रिया है, मैं प्रधानमंत्री से मैं इस बात की अपेक्षा नहीं रखता कि भाई मेरे लिए वो कानून को तोड़कर मेरा साथ दें। पर हाँ, इस तरीके से जो व्यक्ति लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहा है, भाई आप मुझे बताइए आज तक मैंने कौन सा कानून तोड़ा हो? एक कोई केस मेरे ऊपर नहीं है, कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है। तो मैं भाई कानून का मैं सम्मान करता हूँ, हम लोग कानून बनाने वालों में से हैं, संसद में जब हम लोग बैठते हैं, तो ऐसे में मैं पीएम साहब से मैं कोई अपेक्षा रखूं, ये गलत है। भाई ये परिस्थिति ही नहीं है कि उसमें वो। बट हाँ, मुझे उन लोगों से एतराज जरूर है जिन्होंने इस तरीके के कार्यों को ना सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि उन लोगों से भी जिनकी वजह से, भाई अब मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दबाव था, किसका दबाव था कि भाई रातों रात घर खाली कराया जाए, इसको झांसे में लिया जाए, इसको बोला जाए कि तुमको घर खाली नहीं करना, और अगले दिन इसके सामान को बाहर फेंका जाए। किसका दबाव था मुझे नहीं पता। केंद्र में जितने ऐसे मंत्री बैठे हैं, जिसमें यकीनन एक मेरे चाचा जी भी हैं, भाई जो आज तक तो मांग करते रहते थे कि केंद्र सरकार से कि भैया रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर 12 जनपद को घोषित किया जाए। आज जब उसी सरकार ने ये फैसला लिया कि इनका सामान बाहर फेंका जाए, वो सरकार में बैठे मंत्री हैं और खामोश हैं। इस बात का मुझे एतराज है। भाई मेरे नेता ने कभी घर की परवाह नहीं की, कभी उन्होंने अपने सिद्धांतों के सामने वो कभी नहीं झुके। 2002 में जब उनको लगा कि उनके सिद्धांतों के साथ समझौता हो रहा है, उन्होंने घर की परवाह नहीं की, किसी चीज की परवाह नहीं की, उन्होंने तुरंत मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया। मुझे भी अगर घर का लालच होता तो मैं फैसला ही नहीं करता ना, मैं तो नतमस्तक रहता मुख्यमंत्री के सामने, केंद्र सरकार के सामने। मैंने क्यों 2020 का चुनाव मैंने अकेले लड़ा? भाई मुझे पता था कि आने वाले समय में मेरे रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं तमाम तरीके की कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हूं। बार बार कहता हूं, दोहराता हूं, शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे चेहरे पे आपको कभी कोई शिकन नहीं दिखेगी, कोई घबराहट नहीं दिखेगी, कोई परेशानी नहीं दिखेगी। जितना तोड़ना है तोड़िए भैया, कसर क्या छोड़ी है? परिवार को तोड़ दिया, मेरी पार्टी को तोड़ दिया, मुझे मेरे ही घर से आपने बाहर निकाल दिया, मुझे किसी बात से दिक्कत नहीं है। पर जिसकी वजह से ये लोग केंद्र में आज मंत्री बने हुए हैं, जिसको ये लोग अपना भगवान कहते थे, आज जब उनके भगवान को का तिरस्कार किया जा रहा है, उनके मंदिर को तोड़ा गया है, तो किस मुंह से आप उस सरकार में आप मंत्री बने हुए बैठे हैं? मैं पुनः इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे घर से बाहर निकाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे निकलना था। मुझे आप लोगों ने समय नहीं दिया, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीजें कानूनी तौर पर सही हैं, मुझे 1% का उसमें इशू नहीं है। मेरा एकमात्र इशू
जिस तरीके से मेरे पिताजी को मरणोपरांत अपमानित किया गया, उनकी तस्वीरों के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया, उनके कमरे में, उनके बिस्तर पर जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान किया गया घर को खाली कराने में, मात्र मुझे ऐतराज इस बात का। आखिरी सवाल चिराग जी, अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्या अभी भी संभावना है कि चिराग जी बीजेपी के साथ जाएं या कांग्रेस, वीआईपी, पप्पू, चिराग जी एक नया अलग फ्रंट बना सकते? क्योंकि कांग्रेस के नेता ने आपसे दिल्ली में मुलाकात भी की थी। भाई कई नेताओं ने मुझसे मुलाकात की है और इस दौरान कई नेताओं का मुझे फोन आया है, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष। ताज्जुब की बात होगी कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने अपनी सहानुभूति मुझे फोन कर कर उन्होंने जताई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, और मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, राजद के नेताओं ने, तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कल ट्वीट किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और इन सब ने एक ही विषय को उठाया है। देखिए, घर का इशू नहीं है और मुझे नहीं समझ में आता कि घर को राजनीतिक मेलजोल से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है। ये टोटली एक सेपरेट इशू है। इससे मेरे रिश्ते किसके साथ बनते हैं, किसके साथ बिगड़ते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या केंद्र सरकार का कोई भी नेता इस बात से सहमत होगा कि भाई ये तरीका सही था। क्या वो सहमत हैं कि मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को फेंक देना चाहिए था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए था? क्या कोई सहमत होगा? खाली कराने का एक तरीका होता है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ खाली कराने के तरीके पर मुझे ऐतराज है। आप कह रहे हैं कि जदयू के नेताओं ने भी आपको फोन किया जब ये पूरा प्रकरण हुआ, तो क्या आपको लग रहा है कि जदयू में कई ऐसे नेता हैं जो आपसे सहानुभूति रखते हैं? बिल्कुल। तो क्या कोई टूट भी जदयू में हो सकती है सर? भाई मैं उस सोच का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी में तोड़ फोड़ करूं। मैं खुद इसका शिकार जरूर रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि ये परंपरा उचित नहीं है। तोड़फोड़ की राजनीति में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। स्वतः अगर अपनी इच्छा से कोई आना चाहे, उसके लिए मैं प्रयासरत नहीं रहूंगा, पर अगर अपनी इच्छा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर जिसको विश्वास रहेगा, जो आने वाले समय में बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखेगा, हर उस व्यक्ति का मैं स्वागत करूंगा। तो ये थे हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए चिराग पासवान। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।